हेलो बच्चों। आई होप आपने होली खेल ली होगी और होली के साथ आपने पढ़ाई का वापस मन भी बना लिया होगा। आ जाओ, होली खेल तो ली, उसके बाद में वापस चैप्टर शुरू करते हैं। कल का हमारा चैप्टर था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हमने जान लिया था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और ग्रेविटी को कैसे निकाला जाता है, मेजर किया जाता है। तो कल हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, और हमने पाया था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हमने निकाला कैसे था कि जैसे कोई पिंड है दो, जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, उनके बीच की दूरी है r, तो जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण वो समानुपाती होगा m1 m2 के दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, और जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/, समानुपाती। और जब समानुपाती नियतांक हटाया जाता है तो उसके साथ जोड़ा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला हो गया था G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों, उसके बाद में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे G क्या है और G का वजूद क्या है, G की मात्रक क्या है, G का मान क्या है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि G को कैसे डिराइव करते हैं। तो हम G की बात करें तो G का मान यहाँ से निकल जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 को नीचे ले गए, एफ आर स्क्वायर को इधर ले आए, तो फाइनल आंसर हो गया एफ आर स्क्वायर G m1m2। अब इसका मात्रक की हम बात करें तो एफ का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। आर स्क्वायर का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और उसके बाद m1 और m2 का मात्रक होगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर का मात्रक। और इसकी विमा कैसे निकालेंगे, जैसे न्यूटन का हमें पता है m1 L1 T-2 होता है। मीटर का विमा हमें पता है, इसका होता है L स्क्वायर। और किलोग्राम स्क्वायर का विमा होता है m2। इस हिसाब से हमारी विमा हो जाएगी, एक m तो यहाँ है, दो नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो m-1। उसके बाद में L एक तो यहाँ है, दो यहाँ है, तो L कितने हो जाएंगे बच्चों, 3, और T-2 वैसा का वैसा। तो बच्चों G की विमा आ गई m-1 L3 T-2। ये है G की विमा। G का मात्रक हो गया, G की विमा होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था G का मान। बच्चों हमें पता है कि जो G है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, यानी कि इसका जो मान है वो पूरे ब्रह्मांड में एक समान ही रहेगा। किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका मान है वो पूरे ब्रह्मांड में एक समान ही रहेगा, भले आप चांद पे चल जाओ या मंगल पर। आप वहां G से पूछोगे कि आपकी वैल्यू क्या है, तो वहां भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही बताएंगे। अच्छा, इसके बाद में हम एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक मौलिक और दुर्बल होता है, बहुत ज्यादा, इतना दुर्बल कि कभी कभी तो महसूस भी नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये जो आसपास हम अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं वो हम पर एक आकर्षण बल लगाती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हम उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन वो इतना माइनर होता है, इतना दुर्बल होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि वो वस्तु हमें आकर्षित कर रही है। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल को दुर्बल बल कहा गया है। और ये ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड पे उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। इसी पे न्यूटन सर ने एक नियम दिया
कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे गुरुत्वाकर्षण का मान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि दो पिंड है m1 m2 द्रव्यमान के और एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो होगा Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। इससे हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। और उन्होंने जो G दिया उसका मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। और जी की खोज किसने की थी, हेनरी कैडेनविस। हेनरी कैडेनविस। आपसे कोई पूछ ले कि जी का मात्रक और मान किसने निकाला, तो आप वहां न्यूटन नहीं लगा सकते। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी, ना कि जी की खोज। जी की खोज किसने की थी, हेनरी कैडेनविस ने, और उन्होंने इसकी वैल्यू भी दी थी जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। यानी कि आप कहीं भी चल जाओ, अंतरिक्ष में चल जाओ, वहां भी अगर जी का जो मान आएगा ना वो वही आएगा जो हमारे पास है, कितना 6.67 10⁻⁻11। और ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये बदलती ही नहीं है, दिशा का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि मानी जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण लगना अनिवार्य है। यदि दो पिंड है तो उनके मध्य कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा होगा। यदि उनके पास द्रव्यमान है तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही वो दुर्बल हो लेकिन कुछ तो होगा। और ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, ये एक दूसरे को केवल आकर्षित करते हैं। कैसी भी सिचुएशन आ जाए एक दूसरे को दूर नहीं भेजते, बिछड़ने का काम ही नहीं है, बस आकर्षण है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? बच्चों गुरुत्वाकर्षण की हम बात कर रहे थे। बच्चों गुरुत्वाकर्षण होता है पूरे ब्रह्मांड के लिए, और जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात हम पृथ्वी के लिए करते हैं तो उसमें हम काम में लेते हैं ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। और ये सदिश होता है। सदिश क्यों होता है कि जैसे कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें दिशा का रोल हो गया कि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसमें भी दिशा का रोल हो गया, क्योंकि ये डाउन साइड आ रही है, ये अप साइड जा रही है, तो यहाँ दिशा का रोल हो गया, इसलिए यह सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि त्वरण का मात्रक यही होता है, और ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड। इसके बाद में हमने गुरुत्वीय त्वरण की बात की थी, सदिश राशि है, मात्रक हमने पढ़ लिया था। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। जो पृथ्वी का केंद्र है, मान लो यहाँ केंद्र है, तो कोई भी वस्तु केंद्र की ओर आकर्षित होएगी, पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद उसकी वैल्यू भी हमने पढ़ ली थी 9.8 मीटर पर सेकंड। और जो पोल्स होते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट 10 मिल जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेगी तो जी क्या होगा, धनात्मक। नीचे की ओर गति करेगी तो जी क्या होगा, ऋणात्मक। इसी के साथ हम पढ़ चुके थे कि कोई भी वस्तु जितना समय ऊपर जाने में लगाती है, जितना ऊपर जाने में लगाती है उतना ही नीचे आने में लगाती है। और किस कारण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। मतलब निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराएंगे तो वो समान टाइम पे
गिरेगी, क्योंकि वहाँ क्या नहीं होती, ग्रेविटी। यदि दो अलग अलग जैसे 5 किलो और 50 किलो को भी गिराएंगे तो वो एक साथ गिरेगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है। इसके बाद में हम जी और जी में संबंध निकालने के लिए बात कर रहे थे और हम निकाल नहीं पाए थे क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई थी। आज हम निकालते हैं। जो इसमें संबंध होता है Gm/r का स्क्वायर। r क्या है बच्चों, त्रिज्या। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की त्रिज्या, या जिस पिंड की हम बात कर रहे हैं उस पिंड की त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है बच्चों, तो केंद्र होता है उससे बाहरी आवरण या परिधि की दूरी ही त्रिज्या होती है। यानी कि यहाँ हम r को जो त्रिज्या ले रहे हैं उससे केंद्र से दूरी भी कह सकते हैं, केंद्र से दूरी। और हमें क्या मान मिला बच्चों ग्रेविटी का, Gm/r²। यहाँ r क्या है, केंद्र से दूरी। g क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आकर्षण नियतांक। और m क्या है, उस ग्रह का मास। हम जो वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो उस वस्तु के मास से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, अर्थ के मास से, कि हमारे पिंड का या हमारे ग्रह का कितना मास है। गुरुत्वाकर्षण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और वो क्यों नहीं करता, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूले में ही वस्तु के बारे में कोई चर्चा नहीं है। डायरेक्ट ग्रह की बात हो रही है, डायरेक्ट धरती की बात हो रही है। और जी का मान किस तरह परिवर्तित होता है उसको भी समझ लिया था। उसको इस प्रकार समझा था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं हम, ये केंद्र है, हम यहाँ पे है, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो इस प्रकार से होगा। अब आप बताएं कि r में h जोड़ा क्यों है। सपोज करो कि हम h ऊंचाई पर गए हैं यहाँ से, तो आप बताएं कि r में h जोड़ा क्यों। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। जब हम पृथ्वी से दूर की ओर गति करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा, क्योंकि प्रवृत्ति क्या होती है, केंद्र की ओर खींचने की। तो केंद्र से दूर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान और वो प्रवृत्ति हमेशा कम होगी। तो r में h इसीलिए जोड़ा क्योंकि g का मान कम हो रहा है। और इसी प्रकार से जब हम पास आएंगे तो r में से h घटेगा। क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। जब हम गहराई में जाएंगे तो r माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम ये सीख चुके हैं कि जब हम पृथ्वी से दूर जाते हैं तो g का मान कम होता है, और पृथ्वी के पास आते हैं, केंद्र के पास, तो g का मान बढ़ता है। इसके बाद नोट पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण होता है कितना होता है, g। तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे क्या होगा गुरुत्वाकर्षण, g/6। यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका चंद्रमा पे छठा भाग होता है, 6वां भाग। बच्चों हमारा वजन क्या होता है, वजन को W से लिखते हैं। वजन क्या होता है, mg। यानी कि जो हमारा मास है, हमारा द्रव्यमान है, सपोज करो 50 किलो है, और g कितना है 10। सपोज करो कि 60 किलो है और g कितना है 10, तो हमारा वजन कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। ठीक है। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करेंगे, यह तो होगा पृथ्वी पर। जब हम चंद्रमा पर निकालेंगे तो चंद्रमा पर mg/6 होगा। जब 600 को, इसका वैल्यू आ गया 600, 6 से भाग करेंगे तो चंद्रमा पे हमारा वजन होगा, हमारा भार होगा 100 न्यूटन के बराबर।
और बुध ग्रह की बात करें तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि हमारा कितना है 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें 3 गुना कम गुरुत्वीय त्वरण मिलता है। अब बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, भार, द्रव्यमान एंड भार। और ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि हमें पता तो हो कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। बच्चों द्रव्यमान वो वस्तु होती है, वो राशि होती है जो वजन के नाम से हम इतने सालों से पढ़ते आए हैं। इसका वजन कितना है 10 किलो, यानी कि इसका द्रव्यमान 10 किलो है। और भार क्या होता है, भार एक प्रकार का बल होता है जो हम धरती पर लगा रहे हैं। हम धरती पर खड़े हुए हैं, हम पर जी लगा हुआ है, उसको हम द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा भार। भार में अगर जी आ रहा है जी सदिश है तो भार भी क्या होगा सदिश। क्योंकि यदि हम धरती पर नहीं, धरती से दूर जाएंगे, जैसे धरती से 100 किलोमीटर ऊपर की ओर गए हम, तो हमारा जो जी होगा वो कम हो जाएगा, तो हमारा भार भी कम हो जाएगा। यानी कि भार का मान जी पर निर्भर करता है और निर्भर के साथ साथ पृथ्वी से दूर जाने पर भार भी घटता है। तो आइए बच्चों एक बार इनके अंतर डायरेक्ट देख लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, क्योंकि जब हम चंद्रमा पे भी जाएंगे तो वहाँ mg/6 भी लिखेंगे तो वहाँ फिर भी m आएगा, और m का मान कांस्टेंट होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम। m का मात्रक क्या पढ़ते आए हम, m केस में तो किलोग्राम और cgs में ग्राम और SI में भी किलोग्राम। उसके बाद में द्रव्यमान सदिश है, द्रव्यमान अदिश राशि है। अदिश क्यों है बच्चों, क्योंकि इसका दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको कहीं भी नापो आप, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाके नापो, इसका मान समान रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद में हम द्रव्यमान के साथ बात कर रहे थे भार की। तो भार क्या होता है W बराबर mg, गुरुत्वीय त्वरण है, ऊंचाई के साथ घटता है और धरती की ओर आकर्षित प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का रोल होता है। और m के साथ गुणा करने पर हमें भार मिल जाता है। और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ग्रहों पर W का मान चेंज इसलिए होगा क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। और गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे हम ध्रुवों पर जाएं, पृथ्वी के केंद्र पर जाएं, तो वहाँ g की वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए भार की वैल्यू भी बदल जाती है। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों न्यूटन। न्यूटन क्यों होगा, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। भार क्या है बच्चों बल। बल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, F बराबर ma। यहाँ a क्या था गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ g क्या है, यह गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण ही है दोनों जगह, इसलिए भार भी एक प्रकार का बल होता है। और भार सदिश राशि होती है, क्योंकि भार का मान दिशा पर निर्भर करता है। तो जो इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पलायन वेग। बच्चों पलायन वेग को इस प्रकार समझते हैं कि जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु एक पॉइंट तक ऊपर जाती है, उसके बाद में नीचे गिर जाती है। क्यों गिरती है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि कोई वस्तु को इतना स्पीड से फेंका जाए कि वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का दायरा है उसको ही पार कर जाए? क्योंकि जो दूरी होती है गुरुत्वाकर्षण बल उसके स्क्वायर के 1/, के निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है, जो दूरी है गुरुत्वाकर्षण की उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती
पाती होता है। तो जैसे दूरी को हम बढ़ा देंगे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता जाएगा। तो आपने ये तो सोचा होगा ना कि कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वो बाहर ही निकल जाए, वापस अंदर आए ही नहीं। जैसे हम उपग्रह की बात करें जो रिसेंटली अभी नासा द्वारा भेजे गए थे चंद्रमा पे, मंगलयान पे, तो हम बात करें कि उपग्रह को कैसे भेजा जाता है। जब हर चीज वापस आनी है तो इनको किस प्रकार से भेज दिया भाई। तो उनको इस प्रकार भेजा जाता है कि हर ग्रह का एक पलायन वेग होता है। पलायन वेग एक ऐसा वेग है कि किसी वस्तु को यदि उस पलायन वेग से ज्यादा वेग से फेंका जाए, ज्यादा वेग से भेजा जाए, तो वो वस्तु लौट के नहीं आएगी यदि वो इस सीमा को पार कर चुकी है। यदि वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाती है इस वेग से, तो वो वस्तु लौट के नहीं आएगी। इसीलिए जो उपग्रह होते हैं ना बच्चों, उनको पलायन वेग की स्पीड से ही भेजा जाता है ताकि वो वापस आने का प्रयास नहीं करे, जहां जिस मिशन के लिए भेजा जा रहा है उस मिशन को कंप्लीट करे। तो पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का पलायन वेग है द्रव्यमान m, ग्रह का पलायन वेग v, e मतलब एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग, और त्रिज्या r हो तो उसका पलायन वेग किस प्रकार निकलेगा बच्चों। टू जी एम अपॉन आर, 2gm अपॉन आर। इस प्रकार से हम किसी भी ग्रह का पलायन वेग निकाल सकते हैं। भले हम किसी का भी निकालें, मंगल का निकालें, चंद्रमा का निकालें, ये सबके लिए अलग अलग होता है, जिसमें g का मान हो रहता है। हर ग्रह का मास अलग होता है और रेडियस अलग होती है, इसलिए पलायन वेग का मान हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है। जैसे g का मान हर ग्रह के लिए अलग अलग था। इसके बाद में है बच्चों कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम पृथ्वी से कुछ भी चीज ऊपर फेंक रहे थे तो उसमें उस चीज का कोई रोल नहीं था कि वो कितनी देर में आएगी, आ रही है वो g के कारण। इसी तरह से पलायन वेग जो है उसमें भी वस्तु के द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ता कि उपग्रह का द्रव्यमान कितना है। फर्क बस इस चीज से पड़ता है कि फेंक किस वेग से रहे हैं और जिस ग्रह से फेंक रहे हैं उस ग्रह का द्रव्यमान कितना है। क्योंकि यहाँ पे जो m है वो क्या है, ग्रह का द्रव्यमान। और बच्चों बात करें हम पृथ्वी के लिए, हमारी धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो इसके लिए पलायन वेग का मान क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मत समझना, किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप सोच लो कि कितनी स्पीड रहती होगी ना उपग्रह की, कि वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर चलता है। और जब चंद्रमा की बात करें तो वहां पे है बस 2.38 मीटर पर सेकंड। और बच्चों सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा सूर्य पर, क्योंकि सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि लगभग नामुमकिन ही है वहाँ से किसी चीज़ को भेजना। और एक एक्स्ट्रा नोट है कि चंद्रमा पर देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वातावरण नहीं होता है। इसके बाद बात करें बच्चे, हमने पलायन वेग पढ़ लिया। पलायन वेग क्या था, किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर फेंकें तो वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए और वापस लौट कर ही नहीं आए। तो हमने उसके लिए पढ़ा कि धरती के लिए, अर्थ के लिए कितना होता है, 11.2 km पर सेकेंड, सन के लिए 42 km पर सेकेंड, और हमने पढ़ा चंद्रमा, इसके लिए कितना था, 2.38 किलोमीटर
प्रति सेकंड। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कक्षीय वेग की। कक्षीय वेग क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्रह है, उसकी कक्षा है, यहाँ पे सन मान लेते हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करता है तो जिस वेग से चक्कर लगाता है वो है कक्षीय वेग। ये परिक्रमा कर रहा है, जैसे ये हमारी धरती है, तो इसने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये एक बार पूरा चक्कर करके यहाँ पे कितनी देर में पहुँच रहा है, वही इसका कक्षीय वेग कहलाएगा। इसने यहाँ से शुरू किया और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा रहा है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई गोल पार्क है, हम फुटपाथ पे हैं, वहाँ पे हम एक जगह मार्क करते हैं और पूरे को घूमते हैं। तो पूरा घूमने के बाद हम उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं, तो हमें कितना टाइम लगा, वो हमारा हो जाए कक्षीय वेग। किसके सापेक्ष? उस पार्क के सापेक्ष। और यहाँ बात अगर ग्रह की हो रही है तो सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करता है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना टाइम लगा, वही होता है कक्षीय वेग। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है वही है कक्षीय वेग। और इसका मान कितना होता है बच्चों? कक्षीय वेग को वीओ से इसलिए लिखते हैं कि ओ का मान क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका मान होता है जी एम अपॉन आर, GM अपॉन आर। और कक्षीय वेग और प्लायन वेग में, प्लायन वेग क्या था बच्चों? 2GM अपॉन आर। और जब इनका अनुपात निकाला जाता है, इनके जब अनुपात की बात की जाती है बच्चों, कक्षीय वेग और प्लायन वेग का जब अनुपात निकाला जाता है, रेशो निकाला जाता है, तो हमें मिलता है √2/1। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्लायन वेग और कक्षीय वेग के अनुपात किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दे देगा वो, √2, √3, 1, 2। यहाँ पे √2/1 क्लियर करना है। इसके बाद आता है बच्चों ध्रुवीय उपग्रह। कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? तो हम पढ़ते हैं कि जो उपग्रह पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनको दिशा सामान्यतः उत्तर से दक्षिण होती है। ये जब भी चक्कर लगाएंगे इस दिशा में लगाएंगे, यहाँ है उत्तर, यहाँ है दक्षिण। मानचित्र में हमेशा ऊपर की साइड उत्तर लेते हैं, नीचे की साइड लेते हैं दक्षिण, इसीलिए इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और आवर्तकाल कितना होता है बच्चों? 84 मिनट। आवर्तकाल समझ में आया? आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कक्षीय वेग क्या था? जिस वेग से गति कर रहा है और चक्कर पूरा कर रहा है। और आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर लगाने में पूरा समय। आवर्तकाल को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। जैसे हम किसी पार्क के चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा आवर्तकाल कैसे निकाला जाएगा? हम यहाँ से गति कर रहे हैं, वापस यहाँ पे पहुँच गए, तो वो हमारा आवर्तकाल। और उपग्रह क्यों छोड़े जाते हैं? ये 50-40 सेकंड भी याद रखना। आवर्तकाल कितना है ध्रुवीय उपग्रह का? 50-40 सेकंड। और क्यों उपग्रह छोड़े जाते हैं? ताकि मौसम संबंधी जानकारी और बादलों के चित्र लिए जा सके। बच्चों उपग्रह 2 टाइप के बताए, एक तो ध्रुवीय उपग्रह और एक भू स्थिर उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह धरती के पास होते हैं, इसलिए वो मौसम की जानकारी अच्छी देते हैं, सटीकता से मौसम की जानकारी देते हैं। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वह धरती से दूर होते हैं और अलग अलग जानकारियां देते हैं कि पृथ्वी के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी प्राकृतिक आपदा आने वाली है। उसके अलावा जैसे सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी भू स्थिर उपग्रह ही देते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं तो जो समाचारों का, सूचनाओं का प्रकाशन होता है
वो इनकी सहायता से होता है। और जो हम मोबाइल में टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, हवा किधर से किधर चलेगी, उन सब की जानकारी हमें पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह देते हैं। पृथ्वी के तल से ये 30 या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहते हैं और ये उल्टे चलते हैं। उल्टे किससे? ध्रुवीय से। ध्रुवीय दक्षिण से उत्तर चल रहे थे और ये कैसे चलते हैं? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। हुए ना इससे उल्टे, दक्षिण से उत्तर चलते थे और ये पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं। इसके अलावा इसका कक्षीय वेग होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड और आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटा। यानी कि ये पूरा चक्कर कितने टाइम में करते हैं? 24 घंटे में, एक दिन में एक चक्कर। और कक्षीय का वेग क्या था? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। जबकि इसका कितना था? 8 किलोमीटर पर सेकंड। और कितने मिनट में? 84 मिनट में। ये 3.1 किलोमीटर पर सेकंड और कितने घंटे में? 24 घंटे में। और इसका उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो उनके लिए जो तरंगे हमें मिलती है वो किन से मिलती है? वो स्थिर उपग्रह से। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है बच्चों? 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं केपलर के ग्रह संबंधी नियम। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसको कल पढ़ेंगे। उसके साथ हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे, एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चंस हम हर चैप्टर में करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपको ये तो पता हो ना कि आपको समझ में कितना आ रहा है, आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए कि हमने क्या आंसर फाइंड आउट किया, हमने क्या आंसर निकाला, हमारा ऑप्शन क्या था। तो आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और आप अग्निवीर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। हम आंकिक प्रश्नों की बात कल करने वाले हैं बच्चों, इसलिए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अग्निवीर की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।